नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे फैक्ट्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी शेरलॉक होम्स की रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ, जो आपको रहस्यों की अद्भुत दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। लंदन के आसमान में घने बादल छाए हुए थे। सर्दियों की वह खास ठंडक हवा में घुली हुई थी, जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। मैं अपने छोटे से क्लिनिक में दिन भर के मरीजों को देखने के बाद थकान महसूस कर रहा था। घड़ी की सुइयां बता रही थीं कि शाम का वक्त था, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज एक शांत रात का इंतजार कर सकूं। तभी अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज इतनी तेज और अचानक थी कि मैं चौंक गया। मेरी पत्नी ने खिड़की के पर्दे से झांक कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ी। कोई पुराना मित्र आया है आपसे मिलने, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक खास तरह की मुस्कुराहट थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स होगा। वह हमेशा इसी तरह अचानक से आता था, बिना किसी पूर्व सूचना के। और उसकी यह भी पुरानी आदत थी कि जब भी कोई दिलचस्प मामला आता, वह मुझे भी अपने साथ खींच ले जाता। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही परिचित चेहरा था। लंबा, दुबला पतला, तेज और चुभती हुई नजरों वाला व्यक्ति। उसकी आंखों में हमेशा की तरह एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी बड़े रहस्य को सुलझाने की तैयारी में हो। हाथ में उसका प्रिय पाइप था और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान। वॉटसन, उसने अपनी खास आवाज में कहा, आज तुम्हारा दिन खाली है ना? मैं जोर से हंस पड़ा। होम्स, तुम तो मुझे मेरे मरीजों से भी बेहतर जानते हो। हाँ, आज दोपहर तक मेरा काम हल्का है। क्यों, क्या बात है? होम्स ने अपने हाथ में दबा हुआ अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। मोटे और बड़े अक्षरों में एक चौंकाने वाली खबर छपी थी। डार्टमूर के पास स्थित किंग्स पाइलैंड नामक प्रसिद्ध अस्तबल से एक मशहूर रेस घोड़ा अचानक गायब हो गया था। घोड़े का नाम था सिल्वर ब्लेज, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी रात उसका प्रशिक्षक जॉन स्ट्रेकर मृत पाया गया था। मैंने पूरी खबर को ध्यान से पढ़ा। अखबार में इसे बहुत बड़ा हंगामा बताया गया था। इसकी वजह यह थी कि सिल्वर ब्लेज पूरे इंग्लैंड का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। कुछ ही दिनों बाद होने वाली प्रसिद्ध वॉसेस कप दौड़ में वह सबसे बड़ा दावेदार था। घोड़े के मालिक से लेकर जुए के व्यापारी तक सभी बेहद परेशान थे। इस घोड़े पर लाखों पाउंड का दांव लगा हुआ था। मैंने होम्स की तरफ देखा। तो क्या तुम वहां जाने का इरादा रख रहे हो? वह शांत स्वर में बोला। स्कॉटलैंड यार्ड ने मुझसे मदद मांगी है। इंस्पेक्टर ग्रेगरी पहले से ही वहां मौजूद है। लेकिन मामला उतना सीधा साधा नहीं है जितना अखबार वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। ताज़ी हवा और एक दिलचस्प जांच, दोनों एक साथ मिलेंगी। मैंने अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। वह हंसते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप तो वैसे भी होम्स के बिना अधूरे लगते हैं। जाइए, और जब लौटेंगे तो हमें भी पूरी कहानी सुनाइएगा। होम्स ने तुरंत समय बर्बाद किए बिना तैयारी शुरू कर दी। हमने फैसला किया कि अगले ही घंटे ट्रेन पकड़ लेंगे। स्टेशन की तरफ जाते समय वह लगातार अपना पाइप पीता रहा। उसके चेहरे पर वही गंभीर और गहरी सोच दिखाई दे रही थी, जो हर बड़े और जटिल मामले में उभर आती थी। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुम्हें इस मामले में खास क्या लग रहा है? वह बोला, दो मुख्य बातें हैं। पहली, घोड़े का अचानक गायब होना और प्रशिक्षक का मारा जाना। ये दोनों घटनाएं एक ही रात में हुई हैं। दूसरी, इंस्पेक्टर ने मुझे बताया है कि आसपास के लोगों को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। और तुम जानते हो वॉटसन, जब सबको कुछ नजर नहीं आता, वहीं मेरे लिए सबसे अधिक दिलचस्प काम होता है। हमारी ट्रेन दक्षिण पश्चिम दिशा में तेजी से भागी जा रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे हरे भरे मैदान नजर आ रहे थे, जो धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ते पहाड़ों में बदल रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसे एक घोड़े की गुमशुदगी और एक व्यक्ति की मौत का मामला पूरे देश का ध्यान खींच सकता है। लेकिन होम्स की तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता को जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास था कि यह मामला सतह पर जितना साधारण लगता है, उससे कहीं अधिक जटिल है। होम्स ने अखबार के बाकी हिस्सों को भी दिखाया। कहीं लिखा था कि सिल्वर ब्लेज के मालिक कर्नल रॉस बेहद परेशान हैं। कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद किसी जुए के गिरोह ने घोड़े को चुराया है। कुछ जगहों पर प्रशिक्षक की ईमानदारी पर भी संदेह जताया गया था।
मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह केवल साधारण चोरी का मामला है? होम्स ने पाइप से धुआं छोड़ते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। साधारण चोरी में इतना बड़ा जोखिम कोई नहीं उठाता। यहां एक इंसान की जान गई है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मामला कहीं बहुत गहरा है। और याद रखो वॉटसन, अपराधी अक्सर अपने सबसे महत्वपूर्ण सुराग वहीं छोड़ देता है जहां लोग ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती रही। मैं खामोशी से बाहर का नजारा देखता रहा और अपने दिमाग में यह सोचता रहा कि आने वाले दिन फिर एक बार रोमांच और उत्साह से भरने वाले हैं। जब शाम ढलने लगी, हम एग्जेटर पहुंचे। यहां से हमें घोड़े के अस्तबल तक जाने के लिए दूसरी गाड़ी लेनी थी। स्टेशन पर काफी भीड़-भाड़ थी। अखबार बेचने वाले छोटे लड़के बार-बार चिल्ला रहे थे, सिल्वर ब्लेज गायब, हत्यारा अभी भी पकड़ा नहीं गया। लोग बेचैनी और उत्सुकता से ताजा खबरें खरीद रहे थे। होम्स ने हंसते हुए कहा, देखो वॉटसन, कैसे आम जनता हर घटना को एक नाटक या फिल्म की तरह देखती है। लेकिन असली रंगमंच तो अभी हमारे सामने आने वाला है। थोड़ी देर बाद हमने उस दिशा में यात्रा शुरू की जहां से डार्टमूर की वीरान और रहस्यमय पहाड़ियां शुरू होती थीं। हवा में ठंडक और हल्की नमी का एहसास था। खेतों के बीच से बना हुआ कच्चा रास्ता था जिस पर हमारी गाड़ी दौड़ रही थी। दूर दूर तक ऊंची घास और पत्थरों की दीवारें नजर आ रही थीं। कहीं कहीं भेड़ों के झुंड चरते दिखाई देते और कहीं छोटे छोटे गांव दिखाई देते। मैंने धीरे से कहा, होम्स, इस जगह का पूरा माहौल ही रहस्यमय लगता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ की इस गहरी चुप्पी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ हो। वह मुस्कुराकर बोला, बहुत सही कहा तुमने। प्राकृतिक वातावरण भी कभी कभी अपराध के रंग में घुल मिल जाता है। बस यही तो हमारे काम की असली दिलचस्पी है। रात के समय हम एक छोटे से सराय में पहुंचे जहां रुकने की व्यवस्था थी। वहां पहुंचते ही हमें इंस्पेक्टर ग्रेगरी का संदेश मिला। उन्होंने कहा था कि अगली सुबह वे हमसे घटनास्थल पर मिलकर पूरी स्थिति की जांच करने का इंतजार कर रहे हैं। रात को भोजन करते समय होम्स ने कोई खास बात नहीं की। वह चुपचाप अपने नोट्स देखता रहा और कभी-कभी अपनी छोटी डायरी में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख देता। मैं उसके इस स्वभाव का आदी था। ऐसे गंभीर मौकों पर उसे परेशान करना बिल्कुल फिजूल था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। केवल कभी कभी हवा की हल्की सरसराहट और किसी जंगली जानवर की दूर से आने वाली आवाज सुनाई देती। मुझे यह सोचकर रोमांच महसूस हुआ कि अगले ही दिन हम एक ऐसे बड़े रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे इंग्लैंड में हो रही है। मेरी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। लेकिन नींद आने से ठीक पहले मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, सिल्वर ब्लेज आखिर कहाँ गायब हो गया है? और जॉन स्ट्रेकर की मौत किसने की है और क्यों? सुबह की ठंडी और ताजी हवा मेरे कमरे में घुस आई थी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं जल्दी उठकर खिड़की के पास गया। बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी और खेतों के ऊपर एक पतला सा कोहरा तैर रहा था। दूर कहीं से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी घाटी इस गुमशुदा घोड़े की याद से भरी हुई हो। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और नीचे आकर देखा तो होम्स पहले से ही तैयार होकर बैठा था। उसकी आंखों में वही खास चमक थी और हाथ में सुबह का ताजा अखबार। उसने मुझे देखते ही कहा, वॉटसन, एक अच्छी खबर है। अखबार में लिख रहा है कि सिल्वर ब्लेज अभी भी नहीं मिला है और पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि हम सही समय पर पहुंचे हैं और हमें एक साफ और खुली जमीन पर अपनी जांच शुरू करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर ग्रेगरी एक गाड़ी में आ पहुंचे। वह मध्यम कद के, अनुभवी और संयमित व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर थकान के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता और अधिकार का भाव था। उन्होंने हमें सलाम करते हुए कहा, श्रीमान होम्स, मुझे बहुत खुशी है कि आपने यहां आने का कष्ट उठाया। यह मामला बेहद उलझा हुआ है और मैं सच में मानता हूं कि आपकी तेज और अनुभवी आंखें वह चीजें देख सकती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। होम्स ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। इंस्पेक्टर, मैं और मेरा दोस्त डॉक्टर वॉटसन पूरी तरह से आपके साथ हैं। कृपया आप हमें पूरी घटना का विस्तार से विवरण बताइए। गाड़ी में बैठकर हम तीनों किंग्स पाइलैंड की दिशा में चल पड़े। रास्ता काफी उबड़-खाबड़ था, लेकिन चारों तरफ हरियाली और सुंदर पेड़ों से भरा हुआ था। दूर दूर तक फैली हुई जमीन पर धुंध की मुलायम चादर बिछी हुई थी।
घोड़े चराने वाले युवा लड़के यहां वहां दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने पूरी कहानी समझाना शुरू किया। किंग्स पाइलैंड कर्नल रॉस का निजी अस्तबल है। उनका घोड़ा सिल्वर ब्लेज इस समय देश का सबसे प्रसिद्ध और तेज दौड़ने वाला रेसर माना जाता है। वॉसेक्स कप की दौड़ में केवल कुछ दिन बाकी रह गए थे। पूरे इंग्लैंड की निगाहें उस घोड़े पर टिकी थीं जिसका नाम था सिल्वर ब्लेज। यह केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि एक किंवदंती था। इसकी तेजी और दमखम के किस्से हर घुड़दौड़ के प्रेमी की जुबान पर थे। हर किसी को पूरा भरोसा था कि यह रेस जीतेगा और अपने मालिक कर्नल रॉस के लिए शान और दौलत दोनों लेकर आएगा। लेकिन 3 रात पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जब सुबह अस्तबल की जांच की गई तो सिल्वर ब्लेज गायब था। वहीं दूसरी तरफ इसके वफादार प्रशिक्षक जॉन स्ट्रेकर का शव पास के मैदान में घास के बीच पड़ा मिला था। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे, मानो किसी ने बेरहमी से उस पर वार किया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि स्ट्रेकर की जेब में कुछ विचित्र चीजें मिली थीं। एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू और एक औरत के कपड़े का टुकड़ा। ये चीजें बिल्कुल उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रही थीं। जब मैंने इंस्पेक्टर ग्रेगरी से पूछा कि क्या किसी ने रात को कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी थी, तो उन्होंने निराशा से सिर हिलाया। कुछ भी नहीं वॉटसन। आसपास के सभी नौकरों और पहरेदारों से पूछताछ की गई है। किसी ने कोई अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा। हैरानी की बात यह है कि अस्तबल का दरवाजा खुला मिला था, जैसे कोई अंदर से ही उसे खोलकर गया हो। ग्रेगरी ने आगे बताया, एक छोटा लड़का है जो घोड़ों की देखभाल का काम करता है। वो कहता है कि रात को सोते समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन वह इतना छोटा और डरा हुआ है कि पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा। होम्स बड़े ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसकी तेज नजरें हर छोटी से छोटी जानकारी को दिमाग में संजो रही थीं। बीच में ही उसने पूछा, स्ट्रेकर कैसा इंसान था? उसका चरित्र कैसा था? बहुत ही अनुशासित और भरोसेमंद व्यक्ति था, ग्रेगरी ने जवाब दिया। वर्षों से कर्नल रॉस के यहाँ काम कर रहा था। उसकी ईमानदारी पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया था। शादीशुदा था और उसकी पत्नी पास के ही एक घर में रहती है। एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति समझा जाता था। हमारी गाड़ी अब अस्तबल के करीब पहुंच गई थी। दूर से ही दिखाई दे रहा था कि कर्नल रॉस गेट पर बेचैनी से खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे लंबे कद के, कठोर चेहरे वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ झलक रही थी। हमें देखते ही वे तेजी से हमारी तरफ आए और बोले, मिस्टर होम्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। यह केवल एक घोड़े की चोरी का मामला नहीं है। मेरी इज्जत दांव पर लगी है और साथ ही लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यह चोरी और हत्या का मामला मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। होम्स ने अपने शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में जवाब दिया, कर्नल साहब, हम पूरी मेहनत और लगन से इस मामले पर काम करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस तरह के मामलों में हर छोटी से छोटी बात का महत्व होता है, चाहे वह कितनी भी मामूली या अनावश्यक लगे। हमने अस्तबल के अंदर प्रवेश किया। वहां घोड़ों की साफ सुथरी कतारें थीं, लेकिन सबसे अंत वाला खाना बिल्कुल खाली था। यही सिल्वर ब्लेज का निवास स्थान था। जमीन पर अभी भी ताजी भूसी बिखरी पड़ी थी और लोहे की मजबूत जंजीर निराशा से खुली लटक रही थी। होम्स धीरे से झुका और जमीन को बारीकी से देखने लगा। उसने उंगलियों से कुछ धूल उठाई, उसे ध्यान से देखा, फिर सूंघा। इसके बाद वह दीवारों और फर्श का बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा, होम्स, क्या यहाँ कोई संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे हैं? अभी कुछ निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी, वॉटसन, होम्स ने संयम से उत्तर दिया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि घोड़े को यहां से शांति से निकाला गया है। कोई जबरदस्ती या हिंसा के निशान नहीं दिख रहे। इसके बाद इंस्पेक्टर ग्रेगरी हमें उस मैदान में ले गए जहां स्ट्रेकर का शव मिला था। हरी भरी घास पर अभी भी उस रात की दुखद घटना के निशान मौजूद थे। काली मिट्टी पर कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। स्ट्रेकर की खोपड़ी पर किसी भारी और तेज धार वाली चीज से जोरदार वार हुआ था, इंस्पेक्टर ने बताया। यहीं पास में उसका टूटा हुआ लालटेन भी पड़ा मिला था। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि उसकी जेब से एक अजीब सा छोटा चाकू और औरतों के कपड़े का एक टुकड़ा निकला था। मैं आश्चर्य से बोला, औरत का कपड़ा? इसका क्या मतलब हो सकता है? ग्रेगरी ने कंधे उचकाए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैंने उसकी पत्नी से पूछा है,
लेकिन उसका कहना है कि उसने ऐसा कोई कपड़ा कभी नहीं देखा। फिर यह आया कहाँ से? होम्स अब जमीन पर झुका और बहुत ही ध्यान से हर इंच को देखने लगा। वह अपनी छड़ी से घास को हटाता, मिट्टी को खुरच कर देखता। अचानक वह रुका, फिर एक रहस्यमय मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। मैं उत्सुकता से पूछा, क्या मिला, होम्स? धैर्य रखो, वॉटसन, वह बोला। जो चीजें दिखाई देती हैं, वो सबको दिख जाती हैं, लेकिन जो नहीं दिखती, वही असल में महत्वपूर्ण होती हैं। हमने शवगृह में जाकर स्ट्रेकर के शरीर को भी देखा। मृत्यु के बाद भी उसका चेहरा अजीब तरह से शांत लग रहा था, मानो उसने अपने अंतिम क्षणों में बहुत अधिक संघर्ष नहीं किया हो। सिर पर लगी चोट गहरी और खतरनाक थी। साफ दिख रहा था कि यह किसी नुकीली और भारी वस्तु से मारी गई थी। कर्नल रॉस ने गुस्से से कहा, यह सब कुछ देखने के बावजूद भी आप लोग कहते हैं कि मामला पेचीदा है। मुझे तो साफ लगता है कि यह किसी जुए के गिरोह की करतूत है। उन लोगों ने मेरे घोड़े को चुराया है और मेरे वफादार आदमी को रास्ते से हटा दिया है। होम्स ने बहुत संयम और सभ्यता से जवाब दिया, यह संभावना हो सकती है कर्नल साहब, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। मैं कभी भी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता। वापस लौटकर हमने अस्तबल के सभी नौकरों से विस्तार से पूछताछ की। हर व्यक्ति की एक ही कहानी थी। रात को सब कुछ सामान्य था। सुबह उठकर देखा तो यह हालत थी। घोड़ा गायब और प्रशिक्षक का कहीं पता नहीं। किसी ने भी कोई अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा था। उस रात हम वापस उसी सराय में पहुंचे जहां हम ठहरे थे। मैं शारीरिक रूप से तो थका हुआ था, लेकिन दिमाग में अनगिनत सवाल मंडरा रहे थे। होम्स खिड़की के पास बैठा था, अपने पाइप का धुआं छोड़ता हुआ गहरी सोच में डूबा था। मैंने पूछा, होम्स, क्या तुम्हें कोई ठोस सुराग मिला है? वह धीमी आवाज में बोला, हाँ वॉटसन, कई चीजें मिली हैं, लेकिन अभी पूरी पहेली सुलझने में समय लगेगा। यह कहानी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी कर्नल रॉस सोच रहे हैं। इस घोड़े की गुमशुदगी और इस आदमी की हत्या के पीछे कोई ऐसा हाथ है जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। मैंने कहा, तो क्या कल हम और जगहों की तलाशी लेंगे? बिल्कुल, होम्स ने सिर हिलाया। कल हम आसपास के इलाकों में जाएंगे। हर व्यक्ति से बात करेंगे, हर छोटे से छोटे गवाह से मिलेंगे। और यह बात हमेशा याद रखना, वॉटसन, कि कभी-कभी सबसे बड़ा राज वहीं छुपा होता है जहां सबसे ज्यादा चुप्पी होती है। रात गहराती जा रही थी। बाहर की हवा में तेज ठंडक बढ़ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता था कि आने वाले दिनों में हमें इस रहस्य की कई परतें खोलनी होंगी। और कहीं न कहीं इस पूरी कहानी की चाबी उसी घोड़े के पास थी, जो अभी भी कहीं चुपचाप खड़ा था। सिल्वर ब्लेज, इंग्लैंड का सबसे तेज और मशहूर घोड़ा। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो खिड़की के बाहर से हल्की सुनहरी धूप झांक रही थी। मौसम साफ था और खेतों पर पड़ी ओस मोतियों की तरह चमक रही थी। हवा ताजा और खुशगवार थी। मन में एक नई उत्सुकता जाग रही थी कि आज हमें इस रहस्य में और गहराई तक उतरना है। नीचे उतरकर देखा तो होम्स पहले से तैयार बैठा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था और आंखों में वही चमक जो हमेशा किसी नए राज को सुलझाने से पहले दिखती थी। उसने चाय का प्याला मेज पर रखा और बोला, वॉटसन, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें घटनास्थल के अलावा आसपास के सभी लोगों से मिलना होगा। हर व्यक्ति के पास कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा छुपा है और वही सब मिलकर पूरी तस्वीर बनाएंगे। इंस्पेक्टर ग्रेगरी समय पर आ पहुंचे और हमें फिर से गाड़ी में बिठाकर किंग्स पाइलैंड की तरफ ले चले। रास्ते में उन्होंने बताया कि कर्नल रॉस हमारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि घोड़ा कब तक मिल जाएगा। होम्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, कर्नल साहब की बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अपराध और रहस्यों का समाधान किसी घड़ी की सुई के अनुसार नहीं निकाला जा सकता। सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अस्तबल पहुंचने पर हमने देखा कि वहां गतिविधियों का माहौल था। नौकर इधर-उधर दौड़ भाग कर रहे थे और पास के गांवों से आए कुछ जिज्ञासु लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। हमें देखते ही सब चुप हो गए। कर्नल रॉस सामने खड़े थे। उनका चेहरा कल से भी अधिक कड़क और परेशान लग रहा था। उन्होंने झुंझलाहट से कहा, मिस्टर होम्स, 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक कुछ भी हाथ नहीं आया। मेरा घोड़ा कहाँ है? कोई क्यों नहीं बता पा रहा? होम्स ने अपनी शांत आवाज में जवाब दिया, कर्नल साहब, आपको जल्द ही संतोषजनक जवाब मिलेगा।
लेकिन कृपया हमें हर कोने का सूक्ष्म निरीक्षण करने दीजिए। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई उन्हीं छोटी चीजों में छुपी होती है जिन्हें लोग महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कर्नल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। हमने पहले अस्तबल का फिर से विस्तृत निरीक्षण किया। मैं ध्यान से देख रहा था कि होम्स कैसे हर खूंटी, हर रस्सी, हर कोने को बारीकी से परख रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बल झुकता, मिट्टी को उंगलियों से मसलता, कभी उसे सूंघता और कभी अपनी डायरी में कुछ नोट करता। उसकी गंभीरता देखकर मुझे लगता था जैसे वह किसी बहुत बड़ी और जटिल पहेली के बिखरे टुकड़ों को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हो। इसके बाद हमने नौकरों से विस्तार से बात की। सबसे पहले झाड़ू लगाने वाले से पूछताछ की गई। उसने दोहराया कि उस रात उसने कोई असामान्य आवाज नहीं सुनी थी। केवल सुबह उठकर पता चला कि घोड़ा गायब है। फिर उस लड़के को बुलाया गया जो घोड़ों को चारा देने का काम करता था। वह करीब 16 साल का दुबला पतला लड़का था। घबराहट से उसने कहा, मुझे याद है कि रात को सोते समय जैसे कोई हल्की आवाज आई थी, मानो कोई बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने करवट बदली लेकिन फिर सो गया। सुबह उठा तो सब कुछ बदल चुका था। होम्स ने बड़े धैर्य से उससे सवाल किए, क्या तुमने कुत्तों को भौंकते हुए सुना था? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं साहब, कुत्ते बिल्कुल चुप थे। ये बात मुझे भी अजीब लगी थी। ये जवाब सुनकर होम्स की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं समझ गया कि यह बात उसके दिमाग में कहीं गहरे तक बैठ गई है। इसके बाद हम उस घर की तरफ गए जहां स्ट्रेकर की पत्नी रहती थी। वह एक शालीन और सभ्य महिला थी। उसके चेहरे पर गहरे दुख की छाया थी। उसने दर्द भरी आवाज में बताया, मेरे पति उस रात अचानक घर से निकले थे। उन्होंने कहा था कि अस्तबल से कोई आवाज आ रही है, जाकर देखना चाहिए। फिर वे कभी वापस नहीं आए। सुबह लोगों ने आकर बताया कि उनका शव मैदान में पड़ा मिला है। मैं अब तक समझ नहीं पा रही कि उनकी किससे दुश्मनी हो सकती थी। होम्स ने सहानुभूति जताई और फिर बहुत ही सूक्ष्म सवाल पूछे, क्या आपके पति हाल के दिनों में कुछ अलग या असामान्य व्यवहार कर रहे थे? कोई नई परेशानी या चिंता? वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, नहीं, सब कुछ सामान्य था। हाँ, इतना जरूर था कि पिछले हफ्ते वे एक दर्जी की दुकान पर गए थे और औरतों के कपड़ों के बारे में कुछ पूछ रहे थे। मैंने सोचा था कि शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए कुछ ले रहे होंगे। यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि शव के पास वही औरतों का कपड़े का टुकड़ा मिला था। होम्स ने गहरी और तेज नजर डाली लेकिन कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की। बाहर निकलकर इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने कहा, क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि स्ट्रेकर का किसी और औरत से रिश्ता था? होम्स ने विचारशील स्वर में कहा, यह संभावना हो सकती है, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दी न करें। हमें अभी और भी कड़ियों को जोड़ना है। दोपहर तक हमने आसपास के गांवों का भी दौरा किया। वहां के लोग केवल अटकलें ही लगा रहे थे। कोई कहता था कि घोड़े को चुराया गया है। कोई कहता था कि यह किसी दुश्मन की साजिश है। कोई यह मानता था कि जुए के धंधे से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन सबके पास केवल अनुमान थे, कोई ठोस प्रमाण नहीं था। शाम को वापस लौटते समय हम फिर उसी मैदान से गुजरे जहां स्ट्रेकर का शव मिला था। हवा में ठंडक थी और घास पर अभी भी पैरों के हल्के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। होम्स अचानक रुक गया और घास को बहुत ध्यान से देखने लगा। फिर उत्साह से बोला, वॉटसन, देखो, यह हल्का सा गड्ढा। यहां पैरों के निशान सामान्य से कुछ गहरे हैं और पास ही मिट्टी पर एक बहुत ही अजीब निशान है। यह किसी सामान्य जूते का नहीं लग रहा। मैंने झुककर देखा। सचमुच वहां मिट्टी पर एक गोलाकार और विचित्र निशान था। होम्स संतुष्टि से मुस्कुराया। यही तो मैं हमेशा कहता हूं, वॉटसन। अपराधी हमेशा कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। सच को पहचानने के लिए केवल एक पारखी नजर की जरूरत होती है। जब हम उस शाम देर से सराय वापस पहुंचे तो मैं बुरी तरह थक चुका था। रात का खाना खाते समय मेरे मन में बेचैनी थी। मैंने होम्स से कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। जितने सवालों के जवाब मिल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े हो रहे हैं। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो इस खेल का असली मजा है, वॉटसन। अगर हर चीज सीधी और सरल होती तो मेरे जैसे लोगों की क्या जरूरत होती। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि यह महज एक साधारण चोरी या हत्या का मामला नहीं है। इसकी जड़ें कहीं और गहरी हैं और इस पूरी गुत्थी की चाबी छुपी हुई है स्ट्रैकर के असली इरादों में।
और उस घोड़े की स्थिति में जिसे सब ढूंढ रहे हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि घोड़ा अभी भी जिंदा है? होम्स ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, वॉटसन, जब तक किसी का शव नहीं मिलता, तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सिल्वर ब्लेज कहीं इसी आसपास छुपा हुआ है, बस सबकी नजरों से दूर है। जब मैं रात को बिस्तर पर लेटा, तो खिड़की से आती चांदनी कमरे को एक रहस्यमय रोशनी में नहला रही थी। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वह घोड़ा कहाँ गायब हो गया है? और क्यों उसके प्रशिक्षक की मौत उसी रात हुई जब घोड़ा गायब हुआ? धीरे धीरे नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, लेकिन मेरे दिमाग की गहराइयों में यह रहस्य और भी जटिल होता जा रहा था। अगली सुबह जब मैं जागा, तो आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और खेतों के ऊपर से ठंडी हवा का एक सुखद एहसास था। होम्स पहले ही जाग चुका था और बाहर टहल रहा था। उसके हाथ में वही छोटी डायरी थी जिसमें वह अपने महत्वपूर्ण नोट्स लिखता रहता था। जब मैं नीचे पहुंचा, तो उसने कहा, वॉटसन, आज हमें घटनास्थल की और भी गहरी जांच करनी होगी। कल हमने जो कुछ खोजा था, वह तो महज शुरुआत थी। अब हमें हर छोटे से छोटे निशान को बहुत ध्यान से समझना होगा। हम गाड़ी में बैठकर फिर से किंग्स पाइलैंड की ओर निकल पड़े। कर्नल रॉस पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर अभी भी वही कड़ाहट और बेचैनी थी। उन्होंने अधीरता से कहा, मिस्टर होम्स, अभी तक तो कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इस उलझे हुए मामले को सुलझा सकेंगे? होम्स ने अपने हमेशा के शांत अंदाज में जवाब दिया, कर्नल साहब, इस दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि सच्चाई जल्द ही हमारे सामने आ जाएगी। बस आपसे गुजारिश है कि हमें अपना काम करने दीजिए। सबसे पहले हम उस मैदान की ओर गए जहां स्ट्रेकर का शव मिला था। घास अब सूखने लगी थी, लेकिन वहां के निशान अभी भी काफी स्पष्ट थे। होम्स ने अपनी लाठी से जमीन को कई जगह खुरचा और बार बार झुककर मिट्टी का बारीकी से निरीक्षण किया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में वह गहरी एकाग्रता थी जो बताती थी कि उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं। उसने मुझे पास बुलाकर कहा, वॉटसन, इस छोटे से गड्ढे को देखो। यहाँ किसी का पैर बहुत गहराई तक धंसा है। और इसके पास यह निशान देखो, यह किसी लाठी या भारी वस्तु से बना लगता है। अब जरा सोचो, अगर स्ट्रेकर किसी का पीछा करता हुआ यहां तक आया होगा, तो वह कितनी दूर तक गया होगा? और फिर उसकी लालटेन टूटी हुई क्यों मिली? मैंने बहुत ध्यान से देखा। सचमुच जमीन पर के निशान ऐसे दिख रहे थे जैसे दो लोग भागते भागते यहां गिरे हों। मैंने अपना अनुमान लगाया, शायद उसने घोड़ा चुराने वाले को रोकने की कोशिश की होगी और उसी दौरान कोई हमला हुआ होगा। होम्स ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। वह और आगे बढ़ा और अचानक घास में झुक गया। उसने वहां से एक सफेद रंग का छोटा टुकड़ा उठाया और मुझे दिखाया। ये ऊन का टुकड़ा है, मैंने कहा। बिल्कुल सही, होम्स बोला, और घोड़ों के कंबल में यही तरह का ऊन इस्तेमाल होता है। इसका मतलब साफ है कि सिल्वर ब्लेज यहां से जरूर गुजरा होगा। हम कुछ देर और आगे चलते रहे। अचानक होम्स रुक गया और बोला, यह देखो। मैंने देखा कि जमीन पर घोड़े के खुरों के हल्के निशान थे जो अभी भी घास पर साफ दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर ग्रेगरी उत्साहित होकर बोले, तो मतलब घोड़ा इसी दिशा में गया था? होम्स ने कहा, हो सकता है, लेकिन हमें पूरी तरह पक्का होना होगा। यह इलाका काफी उबड़-खाबड़ है और यहाँ भेड़ें और दूसरे जानवर भी चलते रहते हैं। खुरों के निशानों को सही तरीके से पहचानना इतना आसान नहीं है। फिर भी हमने उस दिशा में काफी दूर तक तलाश की, लेकिन घास और पत्थरों के बीच निशान धीरे धीरे धुंधले होते गए और आखिर में गायब हो गए। ग्रेगरी ने निराशा से कहा, अब तो यह सुराग भी टूट गया। होम्स मुस्कुराया, धैर्य रखिए इंस्पेक्टर साहब, हर सुराग कहीं न कहीं हमें कुछ नया सिखाता है। बस हमें उसे सही तरीके से समझना होता है। हम वापस अस्तबल पहुंचे और वहां की दीवारों और फर्श की बहुत बारीकी से जांच की। होम्स ने अस्तबल के पास खड़े कुत्तों की ओर इशारा करके मुझसे कहा, वॉटसन, जरा सोचो कि उस रात यह कुत्ते क्यों नहीं भौंके? अगर कोई अजनबी व्यक्ति अंदर आता, तो ये जरूर शोर मचाते। मैं चौंक कर बोला, तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अंदर आया था, वह इन कुत्तों के लिए अजनबी नहीं था, यानी कोई जाना पहचाना आदमी था। होम्स की आंखों में संतोष की चमक आ गई। बिल्कुल सही सोचा तुमने। यही तो इस पूरी पहेली का असली हिस्सा है।
अपराधी ने दरवाजा खोलकर घोड़े को बाहर निकाला और कुत्तों ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। इसका साफ मतलब है कि वे उस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानते थे। यह सुनकर मेरे मन में एक गंभीर चिंता पैदा हुई। अब शक सिर्फ किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अंदर के किसी विश्वसनीय इंसान पर भी जा सकता था। दोपहर में हमने स्ट्रेकर की पत्नी से फिर से मुलाकात की। इस बार होम्स ने उससे बहुत नरम आवाज में पूछा, क्या आपके पति ने हाल के दिनों में किसी नए कपड़े या सामान के बारे में आपसे बात की थी? वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, हाँ, उन्होंने एक नया चाकू मंगवाया था। वह काफी छोटा लेकिन बहुत तेज था। उन्होंने कहा था कि वह उनके पेशे के काम में कभी-कभी उपयोगी हो सकता है। मैंने तुरंत कहा, वही चाकू तो उनकी जेब में मिला था। होम्स ने गहरी नजरों से मुझे देखा और चुप हो गया। मैं समझ गया कि वह अभी पूरी बात को साफ नहीं करना चाहता। जब हम बाहर निकले तो ग्रेगरी ने कहा, मुझे लगता है कि मामला अभी भी उतना साफ नहीं है जितना होना चाहिए। अगर स्ट्रेकर इतना भरोसेमंद था तो उसने नया चाकू क्यों खरीदा? और औरत का कपड़ा उसकी जेब में क्यों था? होम्स बोला, यही सवाल हमें सच्चाई तक पहुंचाएंगे इंस्पेक्टर साहब। हमेशा याद रखिए कि हर रहस्य की जड़ इन्हीं विरोधाभासों में होती है। जब कोई चीज बेमेल या संदिग्ध लगती है, वहीं से असली सच्चाई निकल कर आती है। शाम को हम पास की एक ऊंची पहाड़ी पर गए। वहां से पूरा इलाका एक नजर में दिखाई देता था, अस्तबल, गांव और दूर तक फैले हुए खुले मैदान। होम्स ने दूरबीन लगाकर सब कुछ बहुत ध्यान से देखा। वह काफी देर तक वहां खड़ा रहा, मानो पूरे दृश्य को अपने दिमाग में स्थायी रूप से उतार रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, कभी-कभी हमें सच्चाई को समझने के लिए पूरे मामले को ऊपर से देखना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने हैं। मुझे लगता है कि हम अब उस असली सुराग के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। हम काफी देर रात को सराय वापस लौटे। मैं बेहद थका हुआ था, लेकिन मेरे मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। रात का खाना खाने के बाद मैंने पूछा, होम्स, क्या अब तुम्हें पूरा यकीन हो गया है कि घोड़ा अभी भी यहीं कहीं आसपास है? वो बोला, हाँ वॉटसन, मुझे पूरा विश्वास है और बहुत जल्द हम उसे खोज निकालेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प यह जानना है कि जॉन स्ट्रेकर की असली मंशा क्या थी। उसकी जेब से मिले चाकू और औरत के कपड़े, इन दोनों चीजों की गुत्थी ही इस पूरे रहस्य की चाबी है। रात काफी गहरी हो चली थी। बाहर हवा तेज हो गई थी और सराय की खिड़कियां हिल रही थीं। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद फिर से देर से आई। मेरे दिमाग में बार बार वही तस्वीरें घूमती रहीं। खाली पड़ा अस्तबल, चुप्पी साधे खड़े कुत्ते और घास पर पड़ा हुआ मृत प्रशिक्षक। इन सब के बीच कहीं न कहीं सच्चाई छुपी हुई थी, जिसे केवल होम्स की पारखी नजर ही पकड़ सकती थी। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो देखा कि होम्स खिड़की के पास खड़ा है और बाहर टकटकी लगाकर देख रहा है। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी आंखों में वही तेज चमक थी जो हमेशा तब दिखती थी जब वह किसी रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाता था। उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, वॉटसन, आज का दिन शायद हमें इस पूरी गुत्थी को खोलने की दिशा में ले जाए। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर इंस्पेक्टर ग्रेगरी के साथ निकल पड़े। रास्ते भर होम्स बिल्कुल चुप था, लेकिन मैं देख रहा था कि वह अपने गहरे विचारों में पूरी तरह खोया हुआ है। मैंने सोचा कि यह वही खामोशी है जो हमेशा किसी बड़े खुलासे से पहले उसके भीतर बनती है। हम सबसे पहले अस्तबल पहुंचे। वहां एक दो नए मजदूर काम कर रहे थे और कर्नल रॉस दूर खड़े होकर घोड़ों को देख रहे थे। उनका चेहरा अभी भी परेशानी से भरा हुआ था। उन्होंने हमें आते देखकर कहा, मिस्टर होम्स, क्या अब तक आपको कोई ठोस सबूत मिला है? होम्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कर्नल साहब, सबूत हमारे सामने ही बिछे हुए हैं। बस उन्हें एक साथ जोड़ना बाकी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आज हमें पूरी आजादी दें। हमें इस इलाके के कई हिस्सों की विस्तृत जांच करनी होगी। कर्नल ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। हम अस्तबल से बाहर निकले और उस रास्ते पर चल पड़े जो पिछली रात घोड़े के संभावित भागने की दिशा में माना गया था। वहां खेतों और झाड़ियों के बीच से निकलता हुआ रास्ता काफी संकरा था। होम्स बार बार झुककर जमीन को देखता, कभी घास को छूता तो कभी मिट्टी का सूक्ष्म निरीक्षण करता। अचानक उसने कहा, वॉटसन, इधर आओ। मैं पास पहुंचा तो उसने मिट्टी पर एक हल्का निशान दिखाया। यह किसी खुर का था, पर बहुत साफ नहीं दिख रहा था। उसने अपनी उंगली से उसे घेरते हुए कहा, यह घोड़े का ही है।
और ध्यान से देखो, यह निशान दूसरे सामान्य निशानों से अलग है। यह सिल्वर ब्लेज का ही हो सकता है। उसके खुर का आकार बाकी घोड़ों से थोड़ा अलग है। ग्रेगरी ने उत्साहित होकर कहा, तो घोड़ा यहां से जरूर गुजरा था। होम्स बोला, जी हां, लेकिन हमें और भी निशानों की तलाश करनी होगी। हम उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। कभी निशान साफ दिखाई देते तो कभी बिल्कुल गायब हो जाते। यह वाकई एक कठिन और धैर्य की मांग करने वाली तलाश थी। लेकिन होम्स ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उसकी नजरें इतनी बारीक और पैनी थीं कि वह घास के हल्के से झुकाव से भी अंदाजा लगा लेता था कि कोई भारी जानवर यहां से गुजरा है। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें एक छोटा तालाब मिला। तालाब के किनारे की मिट्टी नम थी और सुबह की ओस से चिपक रही थी। वहां घोड़े के खुरों के अनेक निशान बिखरे पड़े थे, जैसे कोई कहानी कह रहे हों। होम्स घुटनों के बल बैठकर उन निशानों को बड़ी एकाग्रता से देखने लगा। उसकी तेज नजरें हर बारीकी को पकड़ रही थीं। देखिए वॉटसन, उसने धीरे से कहा, यहां घोड़ा कुछ समय के लिए रुका था, शायद अपनी प्यास बुझाने के लिए। इन निशानों की गहराई बताती है कि वह यहां ठहरा था, केवल दौड़ता हुआ नहीं गुजरा था। मैंने तालाब की स्थिर सतह में झांका। पानी इतना साफ था कि आकाश का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा था। सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। मेरे मन में एक विचार कौंधा और मैंने सोचा कि शायद यही वह स्थान है जहां सिल्वर ब्लेज अंतिम बार आया होगा। लेकिन होम्स ने मेरे विचारों की धारा तोड़ दी। नहीं मेरे दोस्त, वह मुस्कुराते हुए बोला, यह उसकी अंतिम मंजिल नहीं है। देखिए, यहां से आगे भी हल्के निशान हैं। यह पगडंडी उसे और भी दूर ले जाती है। हमने अपनी खोज जारी रखी। अब हम हरे भरे मैदान से निकलकर एक ऊबड़ खाबड़ इलाके में पहुंच गए थे। यहाँ पत्थर अधिक थे और मिट्टी खड़ी हो गई थी। खुरों के निशान देखना अब और भी कठिन हो गया था। इंस्पेक्टर ग्रेगरी कुछ निराश होकर बोले, अब तो लगता है कि यह असंभव है होम्स साहब। इतने विशाल क्षेत्र में हम कैसे खोजेंगे? होम्स की आंखों में एक चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। हर अपराधी, चाहे वह कितना भी चालाक हो, अपने पीछे कुछ न कुछ सुराग अवश्य छोड़ता है। और घोड़े जैसा विशाल जानवर तो हमेशा अपनी उपस्थिति के प्रमाण छोड़ता चलता है। हमें बस उन संकेतों को पढ़ना आना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद हम एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां दो तीन चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ बैठे थे। शाम का समय हो रहा था और वे अपने झुंड को वापस घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। होम्स ने उनसे विनम्रता से बात की, भाई साहब, क्या आपने हाल की रातों में कोई अनजान घोड़ा देखा है? कोई सफेद रंग का घोड़ा जो यहाँ का ना हो? एक बुजुर्ग चरवाहा आगे आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें अभी भी तेज थीं। जी हां साहब, उसने कहा, 2 रात पहले जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, मैंने दूर से एक सफेद घोड़ा देखा था। वह तेजी से भाग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वह जंगल की तरफ मुड़ गया और अंधेरे में गुम हो गया। मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि वह कौन सा घोड़ा था, लेकिन उसकी चमक अलग थी। होम्स ने गंभीरता से उसकी हर बात सुनी और आभार व्यक्त किया। फिर उसने हमें जंगल की ओर चलने का संकेत दिया। जंगल काफी घना था। पेड़ों की घनी छाया के कारण अंदर धुंधलका सा छाया रहता था। यहाँ की मिट्टी नरम और नम थी। कुछ स्थानों पर खुरों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हम वाकई सिल्वर ब्लेज के करीब पहुंच रहे थे? होम्स बार बार रुकता और निशानों का बारीकी से अध्ययन करता। कभी वह पेड़ों के तनों को भी देखता, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं घोड़े ने उनसे टकराया तो नहीं। उसकी इस बारीकी को देखकर मैं चकित था। हर छोटे से छोटे सुराग पर उसका ध्यान था। आखिरकार हम जंगल के उस भाग में पहुंचे जहां अचानक पेड़ कम हो गए थे और एक बड़ा खुला मैदान फैला हुआ था। हरी घास धूप में चमक रही थी। होम्स ने चारों ओर अपनी पैनी नजर दौड़ाई और अचानक उसके होंठों पर मुस्कान खेल गई। वॉटसन, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अपना शिकार मिलने वाला है। हमने आगे बढ़कर देखा। मैदान के किनारे पेड़ों की छाया में कुछ हिल रहा था। ग्रेगरी ने तुरंत उत्साह से कहा, वह रहा हमारा घोड़ा। सचमुच वहां सिल्वर ब्लेज खड़ा था। उसका सफेद शरीर सूर्य की किरणों में चांदी की तरह चमक रहा था। वह स्वस्थ और मजबूत लग रहा था, केवल थोड़ा बेचैन सा था। जब उसने हमें आते देखा तो पहले घबराकर कुछ कदम पीछे हटा,
लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया। कर्नल रॉस, जो हमारे साथ आए थे, खुशी से चिल्ला उठे, मेरा घोड़ा, ये मेरा प्यारा सिल्वर ब्लेज है। उनकी आवाज में राहत और प्रेम दोनों था। ग्रेगरी और मजदूरों ने मिलकर सावधानी से घोड़े को काबू में किया। वह पहले थोड़ा छटपटाया, लेकिन जब उसने अपने मालिक की आवाज सुनी तो शांत हो गया। कर्नल की आंखों में आंसू छलक आए। मिस्टर होम्स, उन्होंने भावुक होकर कहा, आपने तो कमाल कर दिया है। आपने मेरा घोड़ा वापस दिला दिया। अब मेरे पास उसे डर्बी में दौड़ाने का मौका है। मैंने होम्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि से कहीं अधिक कुछ और था। मानो यह केवल पहली सफलता हो और असली रहस्य अभी भी बाकी हो। वह धीरे से बोला, हाँ, घोड़ा तो मिल गया, लेकिन असली पहेली तो यह है कि जॉन स्ट्रेकर की मृत्यु क्यों हुई और इस घोड़े को क्यों छुपाना पड़ा। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, यह मामला पूरा नहीं होगा। हम घोड़े को वापस अस्तबल की ओर ले चले। पूरे रास्ते कर्नल रॉस खुशी में डूबे रहे, लेकिन होम्स चुपचाप सोचता रहा। मैंने समझ लिया कि उसके दिमाग में सबूतों की तस्वीर अब और भी साफ होती जा रही है। रात को जब हम सराय लौटे तो मैंने उससे पूछा, होम्स, अब तो घोड़ा मिल गया है, क्या यह मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता? वह अपनी कुर्सी में पीछे की ओर झुकते हुए बोला, नहीं वॉटसन, यह तो केवल शुरुआत है। असली सवाल यह है कि स्ट्रेकर ने उस रात क्या करने की योजना बनाई थी। उसकी जेब में जो चाकू और महिलाओं का कपड़ा मिला है, उसी रहस्य से हमें पूरी कहानी का पता चलेगा। घोड़े का मिलना तो केवल आधी सच्चाई है। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन हैरान रह गया। मेरे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि घोड़े का मिलना ही था, परंतु होम्स के लिए यह केवल एक कड़ी थी। उसकी दृष्टि अब भी आगे टिकी हुई थी, जहां से वह पूरी सच्चाई को देखने वाला था। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूमता रहा। जंगल में अकेला खड़ा सिल्वर ब्लेज, उसके पास जाकर उसे काबू में करना, और फिर कर्नल रॉस की खुशी से भरी आवाज। घोड़ा मिल जाने के बाद मुझे लगा था कि मामला लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन जब मैंने होम्स की आंखों में देखा था तो मुझे एहसास हुआ था कि असली रहस्य अभी भी बाकी है। सुबह जब मैं नीचे आया तो होम्स पहले से ही नाश्ते की मेज पर बैठा था। उसकी प्लेट में मुश्किल से आधा खाया गया अंडा पड़ा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसकी छोटी नोटबुक पर था, जिसमें वह लगातार कुछ लिख रहा था। मैंने कहा, होम्स, अब तो घोड़ा सुरक्षित है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही सबसे बड़ी जीत है? उसने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वॉटसन, यह अपराध केवल घोड़े की चोरी तक सीमित नहीं है। जॉन स्ट्रेकर की मृत्यु भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि उसकी हत्या कैसे और क्यों हुई, यह मामला अधूरा रहेगा। याद रखो, सिल्वर ब्लेज केवल एक चारा था। असली खेल तो इंसानों ने खेला है। इतना कहकर उसने अपनी डायरी बंद की और उठ खड़ा हुआ। आज हमें फिर से स्ट्रेकर के घर और उस मैदान पर जाना होगा। हर बार जब मैं किसी जगह लौटता हूं, मुझे कोई नया सुराग दिखाई देता है। हम गाड़ी से निकल पड़े। रास्ते में इंस्पेक्टर ग्रेगरी भी हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने पूछा, होम्स साहब, क्या आपको लगता है कि अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं? होम्स मुस्कुराते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, सबूत हमेशा हमारे पास होते हैं। बस हमें उन्हें सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। आप लोग जिस बात को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही कभी-कभी असली चाबी साबित होती है। हम सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां स्ट्रेकर की लाश मिली थी। सुबह की सुनहली धूप घास पर पड़ रही थी और ओस की बूंदें अभी भी चमक रही थीं। होम्स ने जमीन को दोबारा ध्यान से देखा और फिर आसपास की झाड़ियों में झुककर कुछ खोजने लगा। अचानक उसने एक छोटा सा डिब्बा उठाया जो लगभग मिट्टी में दबा हुआ था। यह देखिए वॉटसन। मैंने डिब्बा लिया और खोला। उसमें कुछ दवा की गोलियां थीं। मैंने कहा, यह शायद किसी बीमारी की दवा है। होम्स ने धीरे से कहा, बिल्कुल, यह अफीम आधारित दवा है जिसका इस्तेमाल घोड़ों को शांत करने के लिए किया जाता है। अब सोचिए, स्ट्रैकर की जेब में महिलाओं का कपड़ा क्यों था और उसके पास यह दवा क्यों छुपी हुई थी? मैं कुछ सोच ही रहा था कि होम्स ने आगे कहा, यह हमें बताता है कि स्ट्रैकर किसी गहरी साजिश में शामिल था। वह घोड़े को नुकसान पहुंचाना चाहता था, संभवतः उसकी टांग को काटकर उसे दौड़ से बाहर करने के लिए। इसीलिए उसके पास वह छोटा तेज चाकू था, और महिलाओं का कपड़ा घोड़े की आंखों को ढकने या उसके डर को कम करने के लिए इस्तेमाल होना था, ताकि घोड़ा चुपचाप खड़ा रहे। मेरे मुंह से अनायास निकला, तो क्या स्ट्रेकर ही असली अपराधी था?
होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, यही सबसे तर्क संगत निष्कर्ष है। लेकिन ध्यान रहे, वह अकेला काम नहीं कर रहा था। किसी ने उसे पैसे दिए होंगे या उकसाया होगा, क्योंकि स्ट्रैकर खुद इतना बड़ा जोखिम नहीं लेता। वह लालची था, लेकिन मूर्ख नहीं। किसी बड़े व्यक्ति ने उसे लालच या दबाव में लिया होगा। हमने स्ट्रैकर की पत्नी से दोबारा मुलाकात की। होम्स ने इस बार सीधा प्रश्न किया, क्या आपके पति के ऊपर हाल ही में कोई कर्ज था? वह चौंकी, फिर धीरे से बोली, जी, कुछ कर्ज तो था, लेकिन वह हमेशा कहते थे कि जल्द ही उसे चुका देंगे। उन्होंने कहा था कि उनके पास एक योजना है जिससे वह बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे। होम्स ने मेरी ओर देखा और बिना कुछ कहे समझा दिया कि यही सच्चाई की डोरी है। हम वहां से लौटकर अस्तबल आए। घोड़ा वापस लाया जा चुका था और मजदूर उसकी देखभाल कर रहे थे। कर्नल रॉस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब होम्स ने उन्हें बताया कि स्ट्रेकर ही इस साजिश का हिस्सा था, तो वे स्तब्ध रह गए। क्या? स्ट्रेकर? वह तो वर्षों से मेरा सबसे वफादार कर्मचारी था। होम्स ने शांति से कहा, कभी कभी सबसे करीबी व्यक्ति ही धोखा देता है। याद रखिए, अपराधी ने घोड़े को चुराने की कोशिश नहीं की थी। उसका असली मकसद था उसे दौड़ से बाहर करना, ताकि कोई और घोड़ा डर भी जीत सके। कर्नल ने गहरी सांस ली। आप कहना क्या चाहते हैं? होम्स ने स्पष्टता से कहा, यहां किसी और का हाथ है, किसी प्रतियोगी का, जिसने स्ट्रेकर को पैसे देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मुझे अब केवल यह जानना है कि वह कौन था। शाम को जब हम सराय लौटे, तो होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और खिड़की के पास बैठ गया। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक धुआं हवा में घूमता रहा। फिर मैंने पूछा, होम्स, अगर स्ट्रैकर ही दोषी था तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? वह मुस्कुराया और बोला, यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसने खुद अपने हाथों से अपनी मौत को बुलाया। सोचिए, जब वह घोड़े के पास गया और उसकी टांग पर चाकू चलाने लगा, तभी घोड़ा डरकर उछला होगा और सीधे उसके सिर पर लात मारी होगी। उस रात जब हमें जमींदार के खेतों और अस्तबल के पास पड़े गहरे खुरों के निशान और वह टूटी हुई लालटेन मिली, तो पहली नजर में सब कुछ एक हादसा लगा। लेकिन होम्स ने अपनी पैनी नजरों से तुरंत समझ लिया कि यह महज दुर्घटना नहीं, इसके पीछे एक सोचा समझा अपराध छिपा था। मैं उसकी ओर देखता रह गया और मेरे भीतर यह एहसास जागने लगा कि अब पूरी पहेली लगभग सुलझ चुकी है। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, वॉटसन, अब बस यह जानना बाकी है कि स्ट्रेकर को उकसाने वाला असली चेहरा कौन था। फिर धीरे से अपनी पाइप बुझाते हुए बोला, कल हमें लंदन चलना होगा। असली धागा वहीं हाथ लगेगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं भली भांति जानता था। वही चमक जो हमेशा उस वक्त दिखती जब रहस्य सच के बहुत नजदीक आ चुका होता। मुझे लग रहा था अब जल्द ही पर्दा उठने वाला है। अगली सुबह हम लंदन लौट आए। सफर लंबा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर गुजरते बदलते नज़ारे, खेत, पेड़ और कस्बों की चहल पहल। लेकिन मेरा मन बार बार उसी केस पर ठहर जाता। सिल्वर ब्लेज अब सुरक्षित था। स्ट्रेकर की मौत का कारण भी लगभग साफ हो चुका था। फिर भी होम्स बेचैन था। रास्ते भर वह अपनी छोटी डायरी में कुछ लिखता, मिटाता और उंगलियां पाइप की नली पर ऐसे थाप देती मानो उसके भीतर कोई उलझा विचार गोल गोल घूम रहा हो। मैंने पूछ ही लिया, होम्स, जब हमें मालूम है कि स्ट्रेकर खुद घोड़े को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो फिर लंदन आने की क्या जरूरत है? वह मेरी ओर गहराई से देखकर बोला, वॉटसन, अपराध कभी अकेला पैदा नहीं होता। उसके पीछे हमेशा एक लालच, एक कारण और किसी न किसी का दिमाग होता है। स्ट्रेकर महज एक मोहरा था। मुझे असली खिलाड़ी तक पहुंचना होगा और उसकी डोर यहीं लंदन में है। बेकर स्ट्रीट पर लौटकर मुझे परिचित सी राहत मिली। वो पुराना कमरा, किताबों और अखबारों से ठसाठस भरी अलमारियां, कोने में रखी केमिकल्स की शीशियां और होम्स की वायलिन, मानो यही जगह हमारी दुनिया का असली केंद्र हो। आते ही होम्स ने अखबार मंगवाए और पुराने अंक पलटने लगा। उसकी आंखें बार बार घुड़दौड़ के नतीजों पर टिक जातीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, देखो वॉटसन, यह खेल महज दौड़ का नहीं है। यहां हर कदम पर पैसा लगा है। सट्टेबाजी की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है ये। एक घोड़े के जीतने या हारने का मतलब लाखों का उतार चढ़ाव। अब सोचो, अगर सिल्वर ब्लेज दौड़ से बाहर हो जाता तो किसे सबसे ज्यादा फायदा होता? मैंने कुछ देर सोचा और बोला, शायद उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को। बिल्कुल सही।
होम्स ने गहरी नजर से मेरी ओर देखा। उस वक्त सबसे बड़ा दावेदार था डेस्बारो और उसका मालिक था फिट्जरॉय सिम्पसन, वही इंसान जिस पर सबसे पहले इंस्पेक्टर ने शक जताया था, जिसने खुद माना भी था कि वह उस रात स्ट्रेकर के घर के आसपास भटक रहा था। मेरी आंखें फैल गईं। तो क्या वही असली दोषी है? होम्स ने हल्की मुस्कान देकर कहा, जल्दीबाजी मत करो वॉटसन। शक होना और अपराधी होना दोनों अलग बातें हैं। सवाल यह है कि क्या उसके पास स्ट्रैकर को खरीदने की ताकत और हिम्मत थी। मुझे लगता है इस खेल में एक और परछाई है, कोई ऐसा जो सामने न आए मगर पर्दे के पीछे से पूरा दांव खेले। उस शाम हम कई सट्टेबाजों से मिले। उनके चेहरे, उनकी बातें सब घोड़े की दुनिया के काले धंधे को खोल रही थीं। उनमें से एक ने कहा, साहब, अगर सिल्वर ब्लेज दौड़ से बाहर हो जाता तो डेस्बारो पर दांव लगाने वालों की तो चांदी हो जाती। बहुत बड़े लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो मैदान में न उतरे। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि होम्स की सूझबूझ सही दिशा में बढ़ रही है। रात को जब हम घर लौटे तो होम्स ने वायलिन उठाई। उसकी धुन हमेशा मेरे मन को शांति देती थी, मगर उस रात उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता थी। अचानक धुन अधूरी छोड़कर उसने कहा, वॉटसन, कल हमें फिर कर्नल रॉस से मिलना होगा। घोड़े की हालत देखकर ही हम आखिरी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि असली अपराधी अब सामने है। मेरी उत्सुकता बढ़ी। तो वह कौन है, होम्स? होम्स ने रहस्यमयी मुस्कान दी। सब्र करो मेरे दोस्त, जब तक सबूत मेरे हाथ ना आ जाए नाम लेना मूर्खता होगी। इतना जान लो, मामला जितना पेचीदा दिखता है, असलियत उतनी ही सीधी है। और कभी कभी अपराध समझने के लिए हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो घटित नहीं हुई। उसकी बातों में छिपे रहस्य ने मुझे बेचैन कर दिया, पर वह कुछ और बोला नहीं। अगली सुबह हम कर्नल रॉस के अस्तबल पहुंचे। सिल्वर ब्लेज पूरी तरह संभल चुका था। चमकती काया पर बस हल्की खरोचें थीं। कर्नल रॉस ने हमें देखते ही कहा, मिस्टर होम्स, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि स्ट्रैकर, जिस पर मैंने भरोसा किया, वह मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच सकता था। अगर आप सचमुच साबित कर दें कि वही गुनहगार है, तो मैं आपकी हमेशा आड़नी रहूंगा। होम्स ने घोड़े को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, कर्नल, स्ट्रैकर का इरादा साफ था। वह आपके घोड़े को दौड़ से बाहर करना चाहता था, मगर किस्मत पलटी। घोड़े ने अपनी रक्षा की और उसी की लात से वह मारा गया। यही सबसे अहम सबूत है। लेकिन हमें जानना होगा कि उसे इस कुकर्म के लिए किसने उकसाया। मुझे भरोसा है बहुत जल्द मैं असली नाम बता दूंगा। लौटते वक्त मैंने फिर दबाव डाला, होम्स, क्या अब तुम्हें पूरा यकीन है? उसने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ वॉटसन, यकीन है। लेकिन जब तक मैं सारे सबूत सामने न रख दूं, मेरे शब्द अधूरे हैं। यह सिर्फ एक घोड़े और उसके ट्रेनर की कहानी नहीं है। यह लालच, विश्वासघात और मूर्खता का खेल है। और इसका अंत उतना ही हैरान करने वाला होगा जितना कि इसकी शुरुआत थी। उसकी आंखों में वह रहस्यमय चमक थी जिसने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। अगली सुबह का दृश्य अलग था। मैंने सोचा था होम्स हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहा होगा, मगर वह बिल्कुल शांत बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। आंखों में गहरी सोच थी। मैंने कहा, होम्स, क्या आज आप सच्चाई सबके सामने रखेंगे? उसने हल्की मुस्कान दी। हाँ वॉटसन, आज ही। अब सबूत मेरे हाथ में है और यही वक्त है सबको असली गाथा सुनाने का। जल्द ही कर्नल रॉस और इंस्पेक्टर ग्रेगरी बुलाए गए। हम सब अस्तबल के पास वाले कमरे में जमा हुए। कर्नल बेसब्री में बोले, मिस्टर होम्स, कृपया अब देर मत कीजिए। मैं कई दिनों से बेचैन हूं। घोड़ा मेरे पास है, पर मेरे ट्रेनर की मौत और इस राज की धुंध अब भी छाई हुई है। कृपया पूरी बात साफ कर दीजिए। होम्स ने पाइप जलाया, शांत स्वर में बोला, कर्नल, इंस्पेक्टर और वॉटसन, अब वक्त है कि मैं पूरी कहानी आपको बता दूं। कई शक की दिशाएं थीं। सबसे पहले फिट्जरॉय सिम्पसन। वह उस रात पास में मौजूद था और उसके पास एक कारण भी था। उसका घोड़ा डेस्बारो सिल्वर ब्लेज का प्रमुख प्रतिद्वंद था। लेकिन सोचिए, अगर वह सच में घोड़े को चुराना चाहता तो इतना मूर्ख होता क्या कि खुद खुलेआम आसपास मंडराता और सबका ध्यान खींचता। नहीं, असली गुनाह उसका नहीं था। वह सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने बीच में टोका, तो मिस्टर होम्स, असली गुनहगार आखिर है कौन? होम्स ने एक लंबा कश खींचा, धुआं छोड़ा और शांत स्वर में बोला,
असल अपराधी था जॉन स्ट्रेकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्नल रॉस के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। मेरे अपने ट्रेनर? लेकिन क्यों? होम्स ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। स्ट्रेकर ऐसा क्यों कर बैठा? कारण साफ था, वॉटसन। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी पत्नी ने खुद कबूल किया कि वह कर्ज में डूबा था और अचानक अमीर बनने का सपना देख रहा था। होम्स की बात सुनते ही सबकी आंखें चौकन्नी हो गईं। उसने आगे समझाया, उसी लालच का फायदा किसी बड़े सट्टेबाज ने उठाया। उसे पैसे का लालच दिया गया कि अगर वह सिल्वर ब्लेज को दौड़ से बाहर कर देगा तो उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और फिर शुरू हुई उसकी गुप्त तैयारियां। उसने खास तौर पर एक बेहद तेज और छोटा चाकू मंगवाया। घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए उसने औरतों का कपड़ा साथ रखा ताकि घोड़ा अचानक डर कर उछल न जाए। यहां तक कि उसने उसे शांत करने के लिए दवा भी जुटा ली थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, और उसी कोशिश में घोड़े ने उसे लात मार दी और उसकी जान चली गई। होम्स ने सिर हिलाया। सही कहा, वॉटसन। मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन उसका इरादा साफ आपराधिक था। जब पहली बार मैंने उन गहरे खुरों के निशान और टूटी लालटेन देखी थी, तभी स्पष्ट हो गया था कि स्ट्रेकर किसी षड्यंत्र में फंसा था। पर उसकी चाल उसी पर भारी पड़ी। कर्नल रॉस का चेहरा कस गया। तो वह मेरे खिलाफ विश्वासघात कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं होता। होम्स ने गंभीरता से कहा, विश्वासघात हमेशा वहीं से आता है, कर्नल, जहां उससे कम से कम उम्मीद होती है। अब असली सवाल यह है कि उसे इस काम के लिए किसने उकसाया? उसका असली गुनाहगार कौन था? कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर होम्स ने खुद ही उत्तर दिया, असल में यह समझना कठिन नहीं। सोचिए, अगर सिल्वर ब्लेज दौड़ से बाहर हो जाता तो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता? केवल उस घोड़े के मालिक को जिसका नाम डेस्बारो था। और उसके मालिक फिट्जरॉय सिम्पसन को पहले से ही संदेहास्पद माना जा रहा था। मैंने कहा, मतलब वही असली दोषी है? होम्स मुस्कुराया। नहीं, वॉटसन, सिम्पसन इस खेल का सीधा गुनाहगार नहीं था। वह केवल इस्तेमाल किया गया ताकि ध्यान भटके। असली दिमाग एक और छाया में छिपा था। वह धनी सट्टेबाज जो पर्दे के पीछे से पूरे खेल को चला रहा था। मेरे पास गवाह मौजूद हैं कि उसी ने स्ट्रेकर से मुलाकात की थी और उसे सोने का सपना दिखाते हुए इस खतरनाक काम पर उकसाया। ग्रेगरी ने तुरंत गंभीरता से कहा, तो हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उतावली नहीं करनी होगी। हमारे पास मौजूद सबूत जोड़ने होंगे। स्ट्रेकर की जेब से मिला कपड़ा, चाकू, दवा और गवाह की गवाही, ये सब एक ही तथ्य की ओर इशारा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सुराग था कुत्तों का न भौंकना। याद कीजिए, वॉटसन, उस रात कुत्ते चुप क्यों थे? क्योंकि जिस आदमी ने अपराध किया, वह उनके लिए अजनबी नहीं था। वह स्ट्रेकर ही था, जिसे वे रोज देखते थे। यही बात आखिरकार सब कुछ साफ कर गई। कर्नल रॉस ने गहरी सांस ली। अब मुझे सब समझ आ गया। मेरे अपने आदमी ने मेरे घोड़े को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उस अपराध ने उसकी जान ले ली। लेकिन आपने मुझे सच्चाई बताई और मेरा घोड़ा मुझे सुरक्षित लौटा दिया। मिस्टर होम्स, आपके इस उपकार का मैं कैसे धन्यवाद दूं? होम्स विनम्र स्वर में बोला, कर्नल, मेरा काम केवल सच को उजागर करना है। घोड़े की जीत या हार मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन न्याय होना जरूरी है। मीटिंग खत्म हुई। सब धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। कमरे में बस मैं और होम्स रह गए। मैं उसकी ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, होम्स, एक बार फिर तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। शुरुआत में मुझे लगा था कि घोड़ा चोरी हो गया है, लेकिन तुमने तुरंत भांप लिया कि मामले की असली तस्वीर कुछ और है। तुम्हारी नजरें वाकई गजब की हैं। होम्स हल्का मुस्कुराया। नजरें तभी कुछ देख पाती हैं, वॉटसन, जब दिमाग सही सवाल पूछे। लोग अक्सर वही देखते हैं जो सामने होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उस चीज को देखने की जो सामने नहीं दिखती। जैसे उस रात कुत्तों का न भौंकना, वही सबसे बड़ा सुराग था। उसकी बातों ने मुझे चुप करा दिया। सचमुच एक साधारण सी घटना को इतनी गहराई से समझ पाना, यही उसे शेरलॉक होम्स बनाता था। रात को जब मैं सोने गया, मेरे कानों में अभी भी उसकी बातें गूंज रही थीं। यह केस सिर्फ एक घोड़े और एक मौत की कहानी नहीं था। यह इंसानी लालच, विश्वासघात और लालच से पैदा हुई मूर्खताओं का आईना था। और उस आईने में सबसे पैनी नजर डालने वाला दिमाग सिर्फ एक ही था, शेरलॉक होम्स।
अगली सुबह का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। आसमान साफ था और हवा में एक तरह की बेचैनी घुली हुई। पूरे डार्ट मूर में चर्चा सिर्फ सिल्वर ब्लेज की चल रही थी। अखबार बेचने वाले, दौड़ के शौकीन और बड़े बड़े जुएबाज सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे, घोड़ा कहाँ है? लेकिन इस राज से वाकिफ केवल हम चंद लोग थे। मेरा मानना था कि होम्स अब सब कुछ खुलासा कर देगा, मगर उसने मुझे समझाया, वॉटसन, सच्चाई सामने लाने का भी सही वक्त होना चाहिए। अगर हम अभी सिल्वर ब्लेज को सबके सामने ले आए तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। हमें उसके खिलाफ सबूत भी तो जमा करने हैं। दौड़ का दिन ही सही मौका होगा। उसकी यह योजना बेहद नपी तुली थी। उसने घोड़े को एक सुरक्षित अस्तबल में छिपा रखा था और सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही इस राज की जानकारी दी। जब मैंने खुद सिल्वर ब्लेज को देखा, उसकी चमकती आंखों और ताकतवर शरीर को निहारा, तो मुझे यकीन हो गया, यह घोड़ा सचमुच बेजोड़ है। दोपहर हम रेस ग्राउंड पहुंचे। वहां का दृश्य किसी मेले जैसा था। चारों ओर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। जमींदार, आम किसान, अंग्रेज अफसर, हर कोई बस इसी इंतजार में था कि सिल्वर ब्लेज दिखाई देगा या नहीं। मैंने होम्स से कहा, लोग तो मान ही चुके हैं कि यह घोड़ा अब कभी नहीं मिलेगा। वह हंसा, यही तो मजा है वॉटसन। जितना बड़ा आश्चर्य उतना असरदार होगा जब घोड़ा अचानक मैदान में पेश होगा और उसी क्षण असली अपराधियों को पूरी तरह बेनकाब किया जा सकेगा। दौड़ शुरू होने से पहले कर्नल रॉस हमारे पास आए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने टूटे स्वर में कहा, मेरी उम्मीद खत्म हो रही है। अगर सिल्वर ब्लेज नहीं आया तो मेरी बर्बादी तय है। ये घोड़ा ही मेरी जान है। होम्स बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, धैर्य रखिए कर्नल, आपका घोड़ा दौड़ेगा और जीतेगा भी। कर्नल उसकी आंखों में देखते ही रह गए, पर चुप हो गए। फिर उद्घोषक ने घोड़ों के नाम पुकारने शुरू किए। भीड़ में उत्साह बढ़ गया। डेस्बारो का नाम आया तो लोगों ने तालियां बजाईं। और जैसे ही आखिरी नाम पुकारा गया, सिल्वर ब्लेज, भीड़ सन्न रह गई। हर आंख उस ओर टिक गई जहां से एक चमकदार, मजबूत सफेद घोड़ा मैदान में उतारा गया था। उसकी तेज चाल, दमकती खाल देखकर लोग विस्मित रह गए। भीड़ में आवाज गूंजी, ये तो वही है, सिल्वर ब्लेज जिंदा है। कर्नल रॉस की आंखें भर आईं। यह चमत्कार है, सचमुच चमत्कार। मैंने देखा, होम्स के होंठों पर संतोष की मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, यह चमत्कार नहीं वॉटसन, ये सच्चाई की जीत है। दौड़ शुरू हुई। घोड़े हवा की तरह दौड़े, लेकिन सिल्वर ब्लेज की गति कुछ और ही थी। उसकी चाल इतनी तेज और संतुलित थी कि बाकी घोड़े पीछे छूट गए। पूरा मैदान गूंज उठा, सिल्वर ब्लेज, सिल्वर ब्लेज। कुछ ही मिनटों में वह फिनिश लाइन पार कर गया। जीत उसी की थी। लोग खुशी से झूम उठे। पत्रकार दौड़ पड़े। सब जगह सिर्फ उसी का नाम था। कर्नल रॉस खुशी से रो पड़े और होम्स का हाथ थाम कर बोले, आपने मेरा सब कुछ बचा लिया। मेरे लिए यह घोड़ा सब कुछ है। मिस्टर होम्स, मैं आपका जीवन भर आर्नी रहूंगा। होम्स ने शांति स्वर में जवाब दिया, कर्नल, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। असली जीत इस घोड़े की है, जिसने हमें दिखा दिया कि इंसान की चालाकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रकृति की ताकत उससे हमेशा बड़ी होती है। भीड़ में मैंने देखा, फिट्जरॉय सिम्पसन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिल्वर ब्लेज वापस भी आ गया और जीत भी गया। इंस्पेक्टर ग्रेगरी तुरंत उसकी ओर बढ़े और उसे हिरासत में ले लिया। शाम को जब हम होटल लौटे तो मैंने होम्स से कहा, आज का दिन किसी उपन्यास जैसा था। भीड़ का उत्साह, लोगों का आश्चर्य, घोड़े की शानदार जीत, सब किसी कहानी जैसा लग रहा था। होम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ वॉटसन, लेकिन याद रखो, हर उपन्यास के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी होती है। स्ट्रेकर का लालच, उसकी मृत्यु और उस सट्टेबाज की चाल, सब इंसानी स्वभाव की परतें हैं। मेरा काम केवल उन परतों को हटाना था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, और तुमने वह काम फिर से बखूबी कर दिखाया। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और आदमी यह रहस्य सुलझा पाता। वह हल्का मुस्कुराया, शायद वॉटसन, लेकिन अगर तुम्हारा साथ न होता तो मेरे लिए यह सब इतना दिलचस्प भी ना होता। तुम्हारी आंखों से मैं खुद को और साफ देख पाता हूं। होम्स की वह आखिरी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने मन ही मन सोचा, कैसा सौभाग्य है मेरा कि मुझे शेरलॉक होम्स जैसा मित्र मिला।
उसकी संगत में हर रहस्य, हर सफर केवल एक केस नहीं रहता, बल्कि मेरी जिंदगी का अनमोल अनुभव बन जाता है। और सिल्वर ब्लेज की यह अद्भुत कहानी, यह हमेशा मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ जाएगी। लंदन लौटते वक्त मेरे भीतर एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। हर केस की तरह यह भी सुलझ चुका था। एक और सुकून था कि न्याय की जीत हुई, मगर वहीं एक मीठी सी उदासी भी थी कि वह रोमांचक दौर अब खत्म हो गया। डार्टमूर के मैदान, घोड़ों के अस्तबल की गंध, दौड़ शुरू होने से पहले का शोर और सिल्वर ब्लेज की जादुई दौड़, सब किसी स्वप्न की तरह मेरे मन में जीते जागते घूम रहे थे। जब हम बेकर स्ट्रीट के कमरे में लौटे तो सब कुछ वैसा ही था। वही पुरानी आर्म चेयर, अखबारों और किताबों से भरी अलमारियां और कोने में टिका हुआ वायलिन। लगा मानो हम किसी दूसरी दुनिया से अचानक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए हों। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए चाय का कप हाथों में थाम लिया। बाहर लंदन की ठंडी हवा बह रही थी। भीतर होम्स अपनी पाइप सुलगाकर चुपचाप विचारों में डूबा हुआ था। मैं जानता था, हर केस के बाद उसका यही हाल होता है। वह बार बार अपने दिमाग में पूरे घटनाक्रम को दोहराता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई सुराग अनदेखा तो नहीं रह गया। मैंने धीरे से कहा, होम्स, इस बार का मामला तो किसी उपन्यास से कम नहीं था। एक तरफ गुमशुदा घोड़ा, दूसरी तरफ हत्या। शुरुआत में तो दोनों को जोड़ना असंभव लग रहा था, लेकिन जिस तरह तुमने इन्हें एक धागे में पिरोया, वह अद्भुत है। होम्स ने हल्की मुस्कान दी। वॉटसन, यह सब बस देखने और सोचने का खेल है। अधिकतर लोग वो ही देखते हैं जो सामने है, पर मैं कोशिश करता हूं उस चीज को देखने की जिस पर आमतौर पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे उस रात का सबसे बड़ा सुराग, कुत्तों का न भौंकना। ज्यादातर लोग इसे मामूली मानकर छोड़ देते, लेकिन मेरे लिए वही निर्णायक था। सोचो, अगर कोई अजनबी अस्तबल में घुसता तो कुत्ते जरूर शोर मचाते, मगर वे चुप रहे। इसका मतलब आरोपी उनके लिए जाना पहचाना था, और वह था स्ट्रेकर। मेरे होंठों से अनायास ही निकला, कमाल है होम्स, साधारण बातों को तुम कितनी गहराई से समझ लेते हो। उसने सिर हिलाया। बिल्कुल, वॉटसन। स्ट्रेकर एक कुशल प्रशिक्षक था, लेकिन अपने लालच का गुलाम बन गया। पैसों की चाहत ने उसे अंततः गलत राह पर धकेल दिया। उसने सोचा कि घोड़े को नुकसान पहुंचाकर वह धन कमा लेगा, लेकिन उसने सिल्वर ब्लेज की ताकत और स्वभाव को कम आंक लिया, और घोड़े के उस ही प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई। यही उसका कड़वा अंत था। मैं चुपचाप सुनता रहा। बाहर की ठंडी हवा और भीतर की इस बातचीत ने पूरे माहौल को गहन बना दिया था। इस कहानी में जैसे दो छोर थे, एक तरफ सिल्वर ब्लेज की शानदार जीत का उल्लास और दूसरी ओर स्ट्रेकर के पतन की कहानी। यह दिखाता था कि इंसानी लालच कितना खतरनाक हो सकता है। जब इंसान कर्तव्य और विश्वासघात दोनों के बीच फंसता है, तो अंत अक्सर दुखद ही होता है। कुछ देर बाद मैंने होम्स से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्ट्रेकर भी अपनी परिस्थितियों का शिकार था? उसकी पत्नी ने तो कहा था ना कि वह कर्ज में डूबा हुआ था। शायद अगर हालात अलग होते तो वह अपराध की ओर झुकता ही नहीं। होम्स ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम सही हो, वॉटसन। हर अपराध के पीछे केवल अपराधी ही जिम्मेदार नहीं होता। कई बार परिस्थितियां भी दोषी होती हैं, मगर कानून इंसान की नीयत को नहीं, उसके कर्म को देखता है। और सच यही है कि स्ट्रेकर ने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उसका अंत वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। दुखद। मैंने उसकी बात का समर्थन करते हुए सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ इसी घटना की गूंज रही। हर तरफ सिल्वर ब्लेज की तस्वीरें छपीं। लोग कह रहे थे, ये घोड़ा इंग्लैंड का गौरव है। पर सच्चाई, वह तो केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। दुनिया समझ रही थी कि बस एक घोड़ा गायब हुआ और फिर वापस आ गया। लेकिन मैं गर्व से कह सकता था कि मैं उन गवाहों में से था जिन्होंने असली राज को अपनी आंखों से देखा और अपने दिल से महसूस किया। एक शाम अपनी डायरी लिखते हुए मैंने उसमें एक पंक्ति नोट की, सिल्वर ब्लेज की गुत्थी केवल शेरलॉक होम्स की प्रतिभा का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि इंसान कितना जल्दी लालच और धोखे के जाल में फंस सकता है। उस रात मैं देर तक नींद में नहीं जा पाया। खिड़की से चांदनी सड़कों पर बिखरी थी और दूर से आती घोड़ों की टापों जैसी धुन मेरे मन में गूंज रही थी। कमरे के अंदर होम्स वायलिन बजा रहा था।
उसकी धीमी तान उदास और गहरी थी, मानो डार्टमूर का धुंधला मैदान और अस्तबल की खामोशी फिर से जीवित हो उठी हो। मैंने मन ही मन कहा, होम्स केवल एक जासूस नहीं है। वह इंसानी दिमाग का ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत दोनों देख सकते हैं। और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसकी कहानियां दर्ज करने का अवसर मिला। कुछ ही दिनों बाद हम नए मामलों में उलझ गए। अपराध और रहस्यों की दुनिया कभी थमती नहीं थी, लेकिन सिल्वर ब्लेज की कहानी तो जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। जब भी मैं घोड़ों को देखता, उस सफेद घोड़े की चमकदार आंखें और उसकी अदम्य गति मेरे सामने आ जातीं। और जब भी इंसानी लालच के बारे में सोचता, मैं स्ट्रेकर का चेहरा देख लेता। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी वफादारी बेची और सब कुछ खो दिया। इस मामले ने मुझे एक और सबक दिया। कभी कभी अपराधी और शिकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। स्ट्रेकर अपराधी था, लेकिन उसका अंत उसके ही शिकार सिल्वर ब्लेज के पैरों से हुआ। यह किसी अदालत का नहीं, बल्कि नियति का फैसला था। और इस तरह सिल्वर ब्लेज की कहानी पूरी हुई। पर मेरे लिए यह केवल एक केस नहीं था। यह मेरी जिंदगी के उन अनुभवों में से एक था जिसने मुझे इंसान और इंसानियत को गहराई से समझने का अवसर दिया। और इसके केंद्र में हमेशा की तरह वही अद्वितीय व्यक्ति था, मेरा मित्र, मेरा मार्गदर्शक और दुनिया का सबसे महान जासूस, शेरलॉक होम्स।